नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा इस समय मेरे पास है और मैं हूं नवीन सक्सेना। और आज के इस अंक में मेरे साथ इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे खेल विशेषज्ञ, खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्वागत आपका। धन्यवाद आपको, श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को पराजित किया। आज ही एक अन्य मैच में अब से कुछ देर बाद अबू धाबी में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की महिलाओं की रैंकिंग में झूलन गोस्वामी दूसरे और स्मृति मंधाना छठे स्थान पर पहुंची। सुधीर अमन बैडमिंटन कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर और अगले साल भारत में होने वाले एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए इंडोनेशिया और ईरान सहित 5 टीमों ने क्वालिफाई किया। जवाब साहब, आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच होने थे। पहले मैच का रिजल्ट आ चुका है हमारे पास। शारजा में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स की जीत पर लगाम लगा दिया है। बिल्कुल, लगातार 4 जीत के बाद ये पहली हार है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता के लिए ये बहुत राहत भरी जीत है क्योंकि ये जीत बहुत जरूरी थी। 3 विकेट से हराया है। जीत के लिए 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 ओवर और 2 गेंदों में 7 विकेट खोकर 130 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन ही बना सकी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और इस पर चर्चा हम करेंगे कि चलते चलते आपको बता दें कि आज एक अन्य मैच में से कुछ देर बाद अबू धाबी में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स जो होंगे आमने सामने होंगे। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि आज की इस हार से दिल्ली कैपिटल को कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। अगर ये मैच जीतती तो और स्थिति मजबूत हो जाती, मतलब कि जो बचे हुए उनके जो मैच होंगे, मतलब 3 मैच और, उसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता और दूसरे नंबर पर रहने की कोशिश करेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। ये भी एक कोशिश है क्योंकि 2 तरफ से मौका मिलेगा उन्हें जाने का। तो दबाव तो किसी तरह का दिल्ली की टीम पर नहीं था। दिल्ली काफी मजबूत पोजीशन में है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली की टीम हारी है तो जब प्लेऑफ में आप जाएंगे और इस प्लेऑफ से पहले अगर इस तरह के मैचों में अगर खराब प्रदर्शन करते हैं तो फिर नॉकआउट में इसका जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है टीमों को। और अक्सर देखा गया, खास करके हमने आईपीएल में देखा है, कुछ टीमें लीग में अच्छा करती हैं, उसके बाद धीरे धीरे प्लेऑफ में पहुंच तो जाती हैं, लेकिन उसके बाद के जो मैचेस हैं उनमें वो हाथ मल के रह जाती हैं। तो निरंतरता बहुत जरूरी है जीत के लिए। आप शबाब, ये निरंतरता दिल्ली कैपिटल्स में नहीं देखी जाएगी। अगर इनका इतिहास उठा के देखें, आईपीएल का लीग मैच में बहुत अच्छा करते हैं। पिछले साल भी इनका मुकाबले बहुत अच्छे रहे, लेकिन अंततः वही हुआ जो जिसका जिक्र अभी आप करना चाह रहे थे। तो ये हालांकि हार खेल का हिस्सा है, लेकिन किसी भी खेल में ये कहा जाता है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन निरंतरता जिसकी बात आपने कही अभी वो बहुत जरूरी है। वो दिल्ली कैपिटल्स में नहीं देखने को मिल रहा है। शबाब, 11 मैच दिल्ली कैपिटल्स ने खेले हैं, सिर्फ 3 मैच हारे हैं, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11 मैच खेले और 6 मैच हारे हैं। हालांकि पोजीशन उनकी दिल्ली कैपिटल्स से बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन वही जिस तरह से उन्होंने आज मैच जीता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स अपनी वो तारतम्यता जो है वो आज उन्होंने खोई है। बिल्कुल, हार के बाद तो ये ऐसे भी प्रभावित होती है। और अगर अब लो स्कोरिंग मैच होता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी की जा रही है, तो किसी न किसी तरीके से इसका लाभ उठाने की कोशिश करती है टीम। कोलकाता ने आज पूरे इरादे के साथ उतरी थी क्योंकि उसके पास इस मैच के लिए जो अंक थे वो काफी महत्वपूर्ण थे और उसमें कामयाबी हासिल की कोलकाता की टीम ने। अब कोलकाता के खेमे में निश्चित रूप से काफी राहत होगी। आज कोलकाता के बॉलर्स की बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी विकेटें बटी हुई थी। सऊदी जो है वो 1 विकेट लेते हैं, फर्गुसन जो है 2 विकेट लेते हैं और 4 विकेट शेयर करते हैं वेंकटेश अय्यर और नारायण जी। तो कहीं ना कहीं स्पिनर नहीं खेले गए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और नारायण ने तो आपने देखा बाद में बल्ले से भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो आज का जो मैच है वो उन्हीं के नाम रहा।
जिसको भी जिम्मेदारी दी, अगर गेंदबाजी की बात करें कप्तान ने, सबने अच्छे से निभाया। आप गेंदबाजी का विश्लेषण सबका देख लें, किसी भी तरह से अपने कप्तान को निराश नहीं किया। पूरे टीम वर्क की तरह आज कोलकाता की टीम खेली। हालांकि मुझे कहते हुए थोड़ा सा दुख जरूर हो रहा है कि आमतौर से जो पिछले मैचेस आईपीएल के हुए हैं या पिछले सत्र की बात करें, इस तरह का गठबंधन टीम में कोलकाता की देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज पूरी यूनिटी के साथ टीम खेली है। स्टीव स्मिथ और धवन अच्छी ओपनिंग दी, 24 रन बनाए और 39 रन बनाए, लेकिन श्रेयस अय्यर की जो विकेट खो दी उन्होंने, एक ही रन बनाया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको कि ये लो स्कोरिंग मैच का बिल्कुल उम्मीदें थी, काफी उम्मीदें थी। और हालांकि अब अगर बात करें हम सेटमायर की और फिर ऑरेंज कैप का भी आज मामला चल रहा था, तो वो फिर से वापस मिल गई है शिखर धवन को। ये एक अच्छी बात है, 24 रन बनाने के बाद ऑरेंज कैप उन्होंने वापस ले ली है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद जो दबाव आ गया था दिल्ली कैपिटल्स पर, हालांकि बाद में उसे अपनी ताबड़तोड़ और आक्रामक बल्लेबाजी से ऋषभ पंत ने, और सबसे ज्यादा रन भी उन्होंने बनाए, तो उन्होंने कम किया, लेकिन ये उतना ज्यादा स्कोर नहीं हो सका जिससे मैच जीता जा सके। हालांकि कोलकाता की टीम भी लड़खड़ाई थी, बेहतरीन प्रदर्शन किया था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों ने, लेकिन अंततः जीत तो कोलकाता को मिली। हेटमायर के बाद कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया और ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक निराशाजनक बात है। देखिए, आमतौर पर देखने को मिलता है T20 क्रिकेट में, यानी कि फटाफट क्रिकेट में, कि जो डेथ ओवर्स हैं उसमें आप कितना संयम बरतते हैं। जी, तो आज ये संयम देखने को नहीं मिला। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि 20 ओवरों का मैच है और उसमें अगर एक ओवर भी है तो वो काफी होता है पांसा पलटने और किसी टीम के स्कोर को मजबूत करने के लिए। तो ये मौका आज गंवाया। ललित यादव 3 बॉलें खेलते हैं। अब यहाँ तो बॉलों का मसला होता है कि कितना बॉल, अगर जितना बॉल आप नष्ट करते हैं उसका मतलब है कि मैच की गिरफ्त कमजोर हो रही है। गिरफ्त कमजोर हो रही है और वही हाल हुआ। ललित यादव 3 बॉल खेलते हैं, कोई रन नहीं। अक्षर पटेल 5 बॉल खेलते हैं, कोई रन नहीं। और रबाडा से भी कई बार उम्मीदें कर जाते हैं हम लोग कि भाई रन बनाएंगे। अगर गेंदबाजों को गेंदबाजी के विश्लेषण में मेडन बॉल की गिनती होती है तो इसका मतलब है अगर आपने मेडन बॉल खेला है बल्लेबाज के रूप में तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है T20 में। जी, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और शबाब, कोलकाता ने ये जो मैच जीता है, हालांकि पूरे 20 ओवर नहीं खेले उन्होंने, 18वें ओवर में ये मैच जीत लिया है। तो ये दिखाता है कि उन्होंने बहुत सशक्त तरीके से और बहुत समझबूझ के बैटिंग करी। बहुत ही अच्छा गठबंधन था खिलाड़ियों का आपस में और बहुत ही अच्छा तालमेल था, और जिसको जो जिम्मेदारी मिली टीम प्रबंधन द्वारा वो अच्छे तरीके से पूरा किया। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की टीम निश्चित रूप से बहुत मजबूत पोजीशन में है, लेकिन इस हार से वो सबक लेगी। आईपीएल में कहीं ना कहीं देखिएगा, जितने भी मैच अभी तक खेले गए दूसरे चरण के अंदर लो स्कोरिंग मैच खेले जा रहे हैं, जबकि आईपीएल में अक्सर हमने देखा 170, 180, 200 के भी पार रन हुए हैं। थोड़ा सा कंडीशन और विकेट का तो फर्क पड़ जाता है। कुछ मैच, आधे मैच भारत में हुए, आधे मैच यूएई में हो रहे हैं, तो इसका भी फर्क वहां पर पड़ा है। हालांकि अब दर्शकों की एंट्री हो गई है और कोशिश ये की जा रही है कि थोड़े थोड़े दर्शक इसी तरह से आए ताकि विश्व कप में के फाइनल में बीसीसीआई ने, आपको पता ही होगा, 25,000 दर्शक की मांग की है। तो अगर दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी और जहां बीसीसीआई मेजबानी कर रहा है T20 विश्व कप की, वो बोर्ड अगर अमारात का तैयार हो जाता है तो दर्शकों को, भाई क्रिकेटर को दर्शक तो चाहिए खिलाड़ियों को, और विश्व कप की जो भूमिका जो है वो बनती जा रही है और काउंटडाउन। मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 दर्शकों की अनुमति मिल जाएगी और एक अच्छा खेल देखने को भी मिलेगा। दूसरे मैच की हम बात करते हैं। आज एक और मैच होगा आपसे कुछ देर बाद अबू धाबी में, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स उतनी सशक्त नहीं नजर आ रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस का भी प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है। इस बार तो जिस तरह का प्रदर्शन, मतलब कहा जाए कि एक तरह से वर्चस्व आईपीएल में अगर बात की जाए तो वो चीज देखने को मुंबई नहीं मिल रही है। लगातार स्ट्रगल कर रही है मुंबई की टीम, तो उस हिसाब से पंजाब बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा आज के मैच के लिए मुंबई के खिलाफ। और अगर ऑन पेपर देखा जाए तो मुंबई की जो टीम है बहुत ही सशक्त, बहुत ही मजबूत नजर आती है, लेकिन स्टैंडिंग पे नजर डाली जाए तो 7वें नंबर पर मुंबई इंडियंस नजर आती है। हालांकि अभी मौका है, 10 मैच हुए हैं, आज 11वां मैच होगा, तो अभी समय है कि कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय
चूंकि एक फेज खत्म हो चुका है, ये दूसरे फेज से मैचेस चल रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए काफी मेहनत करनी होगी और आज का मैच तो हर हाल में मुंबई को जीतना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालें तो आगे बढ़ने के लिए जो शुरू की 4 टीमें उन्हें बहुत खराब खेलना पड़ेगा, लेकिन जो प्रदर्शन है वो तो कहीं से नहीं लग रहा है। जब आप नीचे हो जाते हैं स्टैंडिंग में तो फिर आपका जो भविष्य है दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी आश्रित हो जाता है। ये आमतौर से हम देखते हैं हर खेल में। तो मुंबई को भी दूसरे के भाग्य के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना प्रदर्शन तो अच्छा करना ही पड़ेगा। बहरहाल खबर यह है कि मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और टॉस जो है वो मुंबई इंडियन ने जीत लिया है और गेंदबाजी करने का फैसला किया है, जिस तरह से पहले मैच में हुआ। जी। आईसीसी की जारी ताजा रैंकिंग में भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी महिलाओं की 1 दिवसीय गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्मृति मंधाना 1 स्थान का फायदा हुआ है, वो 6ठे स्थान पर पहुंच गई हैं। झूलन गोस्वामी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 दिवसीय श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला है। तीसरा जो वनडे था उसमें 1 ओवर में जो 2 विकेट उन्होंने निकाले थे वो काफी रोमांच उसमें देखा होगा आपने। और उस मैच में एक और कामयाबी इसलिए कहा जाएगा, इतिहास रचा था उन्होंने कि अपने करियर के 600 विकेट भी पूरे किए थे झूलन गोस्वामी ने। तो आप अगर प्रदर्शन करते हैं धरातल पर, मैदान पर, तो फिर जब रैंकिंग बनती है तो उसका असर तो उसमें नजर आएगा ही। शबाब जी, मैच रोमांचक था लेकिन भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बहुत निराशाजनक था। और अगर वो आखिरी बॉल की बात की जाए, जी हाँ, बिल्कुल, तो वो हमेशा भारतीय टीम और हम खेल प्रेमी कभी नहीं भूल पाते। हालांकि हमारे क्रिकेट प्रेमी इन सब चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं अगर जल्दी अच्छा कोई निष्कर्ष आ जाता है सामने। और आज विशेषकर अगर झूलन गोस्वामी की बात की जाए तो उन्होंने जो भारतीय क्रिकेट, महिला क्रिकेट को दिया है वो निश्चित रूप से, अगर शांता रंगास्वामी की बात की जाए, मतलब डायना एडुल्जी की बात की जाए पुराने समय की, तो उनके बराबर है, समकक्ष पूरी तरह से। और अब बात बैडमिंटन की। सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा है। चीन ने भारत को 5-0 से पराजित किया। इस हार के साथ भारत क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। ग्रुप ए में यह भारत की लगातार दूसरी हार है। इससे पहले थाईलैंड ने भारत को 4-1 से पराजित किया था। कल भारतीय टीम का मुकाबला फिनलैंड से होगा। बहरहाल सुनते हैं अब तक के सफर पर देवेंद्र की ये रिपोर्ट। भारत के खिलाफ 11 बार की चैंपियन चीन की टीम को पहले से ही जीत का दावेदार माना जा रहा था। भारतीय खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी निराशा ये रही कि वे एक भी मैच नहीं जीत सके। चीन के खिलाफ पहले मुकाबले में पुरुष डबल्स में एम.आर. अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी को लियू चेंग और झोउ हाओ डोंग की जोड़ी ने 22-20, 21-17 से हराया। इसके बाद दूसरे मुकाबले में युवा अदिति भट्ट को ओलंपिक चैंपियन चेन यूफी ने 21-9, 21-8 से पराजित किया। वहीं पुरुष सिंगल्स में शी यूकी ने प्रणीत को एक तरफा मुकाबले में 21-10, 21-10 से हराया। चौथे मुकाबले में राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी को दुनिया के 15वें नंबर की चीन की महिला डबल्स की जोड़ी झेंग यू और ली वेन मेई ने 21-16, 21-13 से हार का सामना करना पड़ा। मिक्स डबल्स में किदाम्बी श्रीकांत और ऋतुपर्णा पांडा को डू यू और फेंग यान जे ने 21-9, 21-9 से हराया। सुधीरमन कप टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी जैसे खिलाड़ी ये प्रतियोगिता नहीं खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स कैन देवेंद्र त्रिपाठी। शबाब जी, सुधीरमन कप एक प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट है, लेकिन जिस तरह से भारतीयों का बहुत लचर प्रदर्शन इसमें रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि क्या भारतीय खिलाड़ी या भारतीय टीम जो है हमेशा पीवी सिंधु और दूसरे अन्य खिलाड़ियों पर ही डिपेंडेंट रहेगी। हाँ, विशेषकर देखिए महिला वर्ग में जिस तरह से जो 2 बड़े नाम नहीं थे तो उसका काफी असर पड़ा। और जो 10 मैच खेले गए उसमें से सिर्फ 1 मैच हम जीते हैं थाईलैंड के विरुद्ध 1-4 से हारे और फिर उसके बाद चीन ने तो 5-0 से भारत को हराया। तो कुल मिलाकर ये भी एक बात सामने आती है कि इस तरह के टूर्नामेंटों को गंभीरता से भी लेना चाहिए और जो संबंधित खेल फेडरेशन है उसको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं उनकी शिरकत इस प्रतियोगिता में हो सके। अगर थोड़ी सी गंभीरता से अगर लिया जाए तो कोई कारण नहीं है। हालांकि चीन एक ऐसी टीम है जो 11 बार इसकी विजेता है और एक बार फिर 12वीं बार चैंपियन बनने के बिल्कुल कगार पर है। लेकिन जिस प्रकार से पहला मैच भी हम हारे तो उसमें अगर हमारी पूरी टीम होती और मजबूती के साथ दावेदारी होती तो कम से कम ये स्थिति आज नहीं होती। साई प्रणीत से कहीं लग रहा था कि शायद ये जीत पाएंगे जिस तरह का उनका प्रदर्शन था, लेकिन उन्होंने भी एक तरफा मुकाबले में 21-10, 21-10 से पराजित। बिल्कुल, देखिए एक निश्चित टूर्नामेंट ही होता है और इसमें अगर किसी एक खिलाड़ी पर आप पूरी तरह से दांव लगाते हैं तो इसमें सफलता आसान नहीं है इतनी। जी,
अब वही प्रश्न है, आखिर कब तक हम साइना नेहवाल, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और पीवी सिंधु पर निर्भर रहेंगे? नहीं, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा आशावादी हूं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ खेलो इंडिया का जो अभियान चल रहा है जी, तो उसमें आप देखेंगे अगले 5 वर्षों के बाद विभिन्न खेलों में, जिसमें बैडमिंटन भी शामिल होगा, तो एक नई पौध जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। और उम्मीद है कि जब हम इसी तरह से चर्चा करेंगे तो एक जो बेंच स्ट्रेंथ है भारत की, जो मजबूत नजर आएगी। और अब रुख करते हैं फुटबॉल का। AFC महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट अगले साल जनवरी और फरवरी में भारत में खेला जाएगा। इंडोनेशिया, ईरान सहित 5 टीमों ने टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत 9वीं बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट चारू सक्सेना से। इंडोनेशिया और ईरान सहित 5 देशों ने इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में खेले जा रहे क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के ग्रुप सी में इंडोनेशिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इंडोनेशिया ने 5वीं बार टूर्नामेंट में जगह बनाई, जबकि ईरान ने पहली बार क्वालिफाइंग में हिस्सा लेते हुए ग्रुप जी में शीर्ष स्थान हासिल किया। पूर्व चैंपियन थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस ने भी 12 टीमों की इस महिला प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। बता दें कि इस टूर्नामेंट का आयोजन 1979 के बाद से दूसरी बार भारत में हो रहा है। भारत को मेजबान होने के नाते सीधे क्वालिफिकेशन मिला है। भारत 9वीं बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2023 फीफा महिला विश्व कप के एशियाई क्वालिफिकेशन का अंतिम चरण भी होगा। टूर्नामेंट का आयोजन मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में 20 जनवरी से 6 फरवरी तक किया जाएगा। टूर्नामेंट का आयोजन पहले अहमदाबाद, भुवनेश्वर और नवी मुंबई में होना था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए आयोजन स्थलों में बदलाव किया गया है। ग्रुप ई में शीर्ष पर रही दक्षिण कोरिया की टीम 13वीं बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। फिलीपींस ने ग्रुप एफ में शीर्ष पर रहते हुए 10वीं बार टूर्नामेंट में जगह बनाई। थाईलैंड ने ग्रुप एच में शीर्ष पर रहते हुए 7वीं बार टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने वाली 3 अन्य टीमें ग्रुप ए, बी और डी की विजेता होंगी। जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन 2018 में हुए टूर्नामेंट में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहते हुए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। एक बार फिर फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक अच्छा और मुकाबला होगा, और बहुत ही अच्छा होगा कि जब भारत जैसी टीम है, भारत इसका आयोजन कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज देखने को, देखिए भारत को अंडर-17 फीफा महिला विश्व कप की भी मेजबानी मिली हुई है। पुरुष का तो भारत कर चुका है। कोविड के चलते ये मुकाबला भी नहीं हो सका, लेकिन नए वर्ष में अगर हम 2022 में जाएंगे तो अगर ये आयोजन भी होता है तो महिला फुटबॉल का 2 बड़ा आयोजन भारत के पास है, और मेजबान होने के नाते दोनों में भारत को सीधे क्वालिफाइंग मिला है। तो इसका लाभ कितना भारत उठा पाता है, यानी मेजबानी की लाज भारतीय टीम किस तरह बचा पाती, ये काफी महत्वपूर्ण। और अपने देश के लोगों के बीच जब खेलना होगा तो कहीं ना कहीं हम जीत की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसकी तैयारी काफी मेहनत की जा रही है महिला फुटबॉल में भी, जैसे जिस तरह से महिला हॉकी है, तो महिला फुटबॉल में भी काफी मेहनत हो रही है। लेकिन अब हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या फुटबॉल के संदर्भ में ये आती है कि लीग तो काफी स्टार्ट हो गया, अब तो महिला लीग भी खेली जा रही है, कि जो कि क्लब्स के टूर्नामेंट थे वो सारे बंद पड़े हैं इस समय। तो अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को ये कोशिश करनी चाहिए कि क्लब टूर्नामेंट का रिवाइवल हो और उसके बाद फिर नए सिरे से तैयारी की जाए, क्योंकि क्लब टूर्नामेंट जब तक नहीं होंगे तो केवल लीग एक त्योहार होता है। हाँ। और जो क्लब के जो टूर्नामेंट होते हैं वो रियल मुकाबले होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है। जिस तरह से हम ये देखते हैं कि बायलैटरल सीरीज जो है वो असल है, लेकिन आईपीएल जो है वो एक त्योहार है क्रिकेट का। इसी तरह से फुटबॉल में भी तो आप लीग करा लें रंगारंग तरीके से, लेकिन जो पहले से क्लब टूर्नामेंट होता चला आ रहा है फुटबॉल का, तो पुरुष और महिलाओं का ये दोनों होना चाहिए, तब जाकर के स्तर थोड़ा सा। अभी तो हमें एशिया की टीमों से ही मुकाबला करना है, क्योंकि हम एशियन टीमों से भी, कुछ एशियन टीमों से भी काफी पीछे हैं। उसके बाद हम विश्व स्तर की बात यहाँ मैं फुटबॉल से हटकर थोड़ा हॉकी की तरफ चलते हैं। याद आता है मुझे जब भारत के अंदर हॉकी के कुछ टूर्नामेंट होते थे और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते थे, और वो अब टूर्नामेंट अब बंद हो गए, शायद उनका असर, और फुटबॉल भी कुछ इसी तरह। हॉकी और फुटबॉल दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। दोनों के जो पुराने टूर्नामेंट वो सबको लगभग बंद पड़े हैं, और इस समय जो चलन चला है वो लीग का चला है। बहुत अच्छी बात है, भारत बहुत बड़ा बाजार है, स्पॉन्सरशिप मिल रही है। हाँ। लेकिन जब राष्ट्रीय टीम, नेशनल टीम जब बनती है हमारी, तो उसमें वो चीज नजर नहीं आती। और एक जो सबसे खराब चीज देखने को मिल रही है, मैं सिर्फ भारतीय खेल की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य देशों में भी, कि लीग के चलते अपने देश का जो मैच होता है, यानी बायलैटरल सीरीज हो या टूर्नामेंट बड़े बड़े हैं, उसको खिलाड़ी स्किप कर रहे हैं। ये चीज अच्छी नहीं है।
और ये कहीं की खेलों के लिए भी अच्छा नहीं है, खेल प्रेमियों के लिए अच्छा नहीं है और खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा नहीं है। बहरहाल बहुत सी खबरों पर और भी चर्चा हम करना चाहते थे, लेकिन वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। चलते चलते हम आपको बता दें कि आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से हो रहा है। ताजा समाचार ये है कि तीसरा ओवर चल रहा है और 13 रन बन चुके हैं। कोई भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है पंजाब किंग्स का। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल को पराजित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की महिलाओं की रैंकिंग में झूलन गोस्वामी दूसरे और स्मृति मंधाना जो है वो छठे स्थान पर पहुंच चुकी हैं। शबाब साहब, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। मुझे हनी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।